महत्वपूर्ण प्रश्न उसके बारे में अपन पढ़े, वो है यूनिट नंबर 2 का। कौन से वाला प्रश्न भाई? आपके सामने प्रश्न आपके सामने अगले वाला आपका, इससे अरे वाले से लिखेंगे भाई। सुशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या करना है आपको? जो सुशासन होता है उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। क्या बताना है? सुशासन होता है उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना आपको। सुशासन क्या होता है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है सुशासन। गुड गवर्नेंस का अर्थ होता है शासन की वह आदर्श व्यवस्था जिससे संसाधन का उपयोग जनता के कल्याण के लिए पूरी ईमानदारी से किया जाता है। सुशासन क्या होता है? सुशासन वो तरीका होता है, एक आदर्श व्यवस्था है जिससे जो संस्थान होते हैं, क्या होते हैं, जो संस्थान होते हैं उनका उपयोग जनता के कल्याण। अरे सुशासन, सु प्लस शासन, सु मतलब अच्छा शासन, ऐसा शासन जिसमें जनता की भलाई हो। कैसा शासन? ऐसा शासन जिसमें जनता की भलाई हो, उसको क्या कहा जाता है? गुड गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गुड गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है। ऐसी सरकारी काम, ऐसी सरकारी तंत्र, ऐसी सरकार जो जनता के लिए नीतियां बनाती है, जनता के लिए भलाई के लिए काम करती है, उसी को सुशासन कहा जाता है। जहां कोई भी काम पूरी ईमानदारी के साथ हो, पूरी दक्षता के साथ और समानता के साथ किया जाए। क्या किया जाए? कोई भी काम हो रहा है वो पूरी ईमानदारी के साथ हो रहा है, दक्षता के समानता के साथ हो रहा है, उसी को सुशासन के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुशासन की 8 परिभाषाएं बताई हैं। अब सुशासन तो आप जान गए कि ऐसा शासन जिसमें जनता की भलाई हो, ईमानदारी के साथ काम हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, पूरी एफिशिएंसी के साथ हो, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो, समानता, जो जनता का काम हो रहा है उसमें समानता देखने को मिले, सारी की सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन सुशासन की परिभाषा क्या होती है, ये किसके द्वारा बताई गई है? विश्व बैंक और यूएन के द्वारा आपके सामने क्या 8 विशेषताएं बताई गई। क्या बताई गई? 8 मुख्य प्रकार की विशेषताएं बताई गई सुशासन की। पहली आपके सामने परिभाषा की बात करूं, पहली है भागीदारी। क्या है पहली परिभाषा? क्या आपके सामने? भागीदारी पहली परिभाषा है। पार्टिसिपेशन, शासन में पुरुषों और महिलाओं की समान भागीदारी होनी चाहिए। मतलब कोई भी सरकारी तंत्र है, क्या है, कोई भी सरकारी तंत्र है, उसमें चाहे पुरुष हो गया चाहे महिला हो गया, दोनों के दोनों को आपके सामने क्या शासन में भागीदारी, सरकार चाहे सरकार बनाने में, वोट देने में, चाहे आपके सामने सरकारी में जो वहां पर जो नेता है, एमएलए एमपी हो गए, प्रधान हो गई, चाहे सरपंच हो गए, उसमें महिलाएं होनी चाहिए। कोई योजना बनाई जा रही है उसमें महिलाओं पुरुषों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए या फिर महिलाओं को ज्यादा मिलना चाहिए, इस प्रकार की भागीदारी देखने को मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि महिलाएं हैं वो आपके सामने भागीदारी में बिल्कुल हिस्सा भी नहीं ले रही हैं, चाहे वे सीधे तौर पे हो या वैध तरीके से, जैसे पंचायत के माध्यम से। किसी ना किसी तरीके से आपको क्या करना है, पुरुषों और महिलाओं को क्या करना है, पुरुषों और महिलाओं को शासन में बराबरी का हिस्सा दिलाना है। क्या करना है? पुरुषों और महिलाओं को शासन में बराबरी का हिस्सा दिलाना है। चाहे तो आप सीधे तौर पर दिला पाओ तो आपकी बहुत मर्जी है, वरना आपके सामने अलग अलग प्रकार की संस्थाएं होती हैं, उसके माध्यम से आप दिला पाओ। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। क्या होता है? रूल ऑफ लॉ। कानून का शासन क्या कहता है? सुशासन में स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। अगर सुशासन की अगर सबसे प्रमुख परिभाषा है तो वही यही है कि जो स्वतंत्र न्यायपालिका, जो न्यायपालिका है, जो जनता का जो आपके सामने हक में फैसला होना चाहिए, किसके? स्वतंत्र तरीके से। कोई भी प्रकार की राजनीतिक पार्टी, कोई अमीर व्यक्ति हो गया, कोई बाहरी दबाव हो गया, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के खिलाफ अन्याय हो रहा है, क्या हो रहा है, जिस व्यक्ति के खिलाफ अन्याय हो रहा है उस व्यक्ति को न्याय मिले। क्या मिले भाई? उस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, है ना। निष्पक्ष पुलिस बल, जो पुलिस है वो सरकार के दबाव में काम ना करे, जनता के लिए काम करे, है ना, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना करे, निष्पक्ष पुलिस बल होना चाहिए। कानून सभी के लिए समान होना चाहिए, मानव अधिकारों की पूर्ण रक्षा होनी चाहिए। कानून है ना, ना तो कोई एक व्यक्ति का है, ना कोई सरकार का है, ना किसी पद का है, सबके लिए सम्मान है। चाहे भारतीय लोकतंत्र में यही कहा गया है संविधान में कि चाहे आप राष्ट्रपति हो और चाहे आपके सामने आप एक आम नागरिक हो। क्या हो? आप एक आम नागरिक हो। सबके लिए आपके सामने क्या है, जो मानव अधिकार है वो आपके सामने, जो कानून है, जो कानून है वो सभी लोगों के लिए समान है। और मानव अधिकार क्या होते हैं? जो मनुष्य के जो अधिकार होते हैं वो सब के सब आपके सामने सभी के लिए पूर्ण, सभी के लिए समान होने चाहिए। अगले वाला पॉइंट है पारदर्शिता। निर्णय लेने की प्रक्रिया वो उसे जो लागू करने का तरीका गुप्त तरीके से होना चाहिए। कोई भी जो डिसीजन ले रहे हैं, क्या लिए जा रहे हैं, कोई भी जो निर्णय लिया जा रहा है की प्रक्रिया और उसे लागू करने का तरीका गुप्त होना चाहिए। जैसे कोई बजट हो गया, कोई नीतियां हो गया, वो आपके सामने गुप्त तरीके से नहीं होनी चाहिए।
सरकार ने पैसा लगा दिया, आपको कोई किसी ऐसी कंपनी को आपके सामने टेंडर दे दिया जो पहले भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसी कंपनी को आपके सामने टेंडर दिया गया जिसने 3 बार आपके सामने क्या किया है, पुल बनाया, और तीनों बार वो गिर गया। गुप्त तरीके से काम हो रहा है तभी भ्रष्टाचार होगा। तो कोई भी काम हो रहा है ना, वो ऑनलाइन पोर्टलों पर होना चाहिए। कोई भी सरकार काम करे, कोई भी तरीके से, वो गुप्त तरीके से नहीं होना चाहिए। वो जैसे कोई बजट कर रही है, कोई नीतियों का निर्माण कर रही है, वो आम जनता को पता होना चाहिए उसके बारे में। क्या होना चाहिए? आम जनता को पता होना चाहिए, और मीडिया में भी वो चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मीडिया में भी वो सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। तो यही है आपके सामने जो निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है, उसमें आम जनता की हिस्सेदारी होनी चाहिए। मीडिया भी स्वतंत्र रूप से काम करनी चाहिए। मीडिया ऐसे नहीं कि सरकार जो बोल रही है, सरकार ने उनको लिख कर दिया वही बोल रही है। जनता का जो आवाज है, नीचे जो कमियां हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रही है, सरकार की जो कमियां है उसको छुपा रही है, उसको जनता के सामने नहीं रख रही है। इस प्रकार की मीडिया है वो नहीं होनी चाहिए। कैसी मीडिया होनी चाहिए? निष्पक्ष मीडिया होनी जरूरी है। समझ में आ गया? और जैसे सूचना का अधिकार दिया गया है, ये इसीलिए दिया गया है, जो सरकारी तंत्र में जो आपके सामने गुप्त गोपनीय चीजें हुआ करती थी, कोई भी चीज होती थी आप पूछने जाते थे अधिकारी से, वो क्या कहता था? मेरे पास तो उस व्यक्ति से पूछो, मेरे को तो पता ही नहीं है। या फिर ऐसे कह देते, ये गोपनीय सूचना, इसको हम बता नहीं सकते, है ना। तो इस प्रकार से क्या अपने भ्रष्टाचार को छिपा देते थे। लेकिन आरटीआई एक्ट है वो इससे अपने को फायदा देता है। संवेदनशीलता व उत्तरदायित्व। सरकारी संस्थाओं और प्रक्रियाओं को एक उचित सीमा टाइम फ्रेम के भीतर सभी हितधारकों की सेवा व शिकायतों का समाधान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जितनी सरकारी संस्थाएं हैं उनको जो प्रक्रिया चल रही है उनको उचित समय में, जितना जो टाइम है, जैसे कि भाई कोई भी काम है, जैसे आप क्या गए, आपको जैसे जाति प्रमाण पत्र बनाना है, तो वो 3 दिन में बन जाएगा। कितने दिन में बन जाएगा? 3 दिन में बन जाएगा। इस प्रकार से टाइम फ्रेम होना चाहिए। कोई भी काम हो रहा है, आप किसी भी कोई कहीं पर भी गए, कोई भी सरकारी विभाग में गए, उनको ये बताना चाहिए कि हम आपका ये काम है ना, ये 5 दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे, 20 दिन में कर देंगे, कितने दिन में कर देंगे, इसके बारे में आपको एक टाइम फ्रेम है वो देना जरूरी है। इससे क्या होता है, जनता है उसका काम जल्दी होता है, अधिकारी होते हैं वो भी सजग रहते हैं अपने काम के प्रति, है ना। और जो व्यक्ति हैं जिनको जरूरत है, जिनको समय पर जो चीजें मिलनी चाहिए, वो चीजें समय पर भी मिल पाती हैं। तो सरकारी संस्थाओं प्रक्रियाओं को एक टाइम फ्रेम में बाउंड करना जरूरी होता है कि इतने समय में आपको ये चीजें वो मिल जाएगी। सभी हितधारकों को आपके सामने क्या सेवाओं को व शिकायतों का समाधान करना चाहिए कि भाई अगर पुलिस में कोई शिकायत हो रही है तो उसको बता देना कि भाई 10 दिन में पकड़ेंगे, 5 दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में, कितने दिन में लोगों को पकड़ेंगे, इसके बारे में आपको बताना जरूरी होता है। सहमति उन्मुख, कॉन्शियस ओरिएंटेड। समाज में कई अलग अलग हित होते हैं। सुशासन विभिन्न हितों के मध्यस्थता करता है। समाज में क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के लोगों के हित होते हैं, है ना। सभी, चाहे जाति के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, बहुत से चीजों से लोग जुड़े रहते हैं। जैसे समाज में एससी एसटी वर्ग है, समाज में क्या है, एससी एसटी वर्ग है, उसके लिए सरकार क्या है, उनको स्पेशल बेनिफिट देती है। चाहे छात्रवृत्ति देना हो गया, चाहे उनको सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देना हो गया, चाहे कोई भी नीति होगी उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है। क्यों? क्योंकि वो लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। क्या है? सामाजिक रूप से वो लोग पिछड़े हैं। उनको समाज में आपके सामने काफी दिनों से उनको इतना पिछड़ गए थे कि भाई वो समाज के बराबरी का हिस्सा नहीं माना गया था उनको। तो इसीलिए समाज में जो अलग अलग प्रकार के हित होते हैं उनको भी ध्यान रखना जरूरी होता है। जो पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए सरकार को अलग अलग प्रकार की नीतियां बनाना जरूरी होता है। और समाज कोई भी काम करे उसको इस तरीके से करें कि समाज के जो एक तबके के भलाई करने के चक्कर में दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? दूसरे का भी आपके सामने फायदा ना हो तो नुकसान भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का काम करना चाहिए। सरकार सभी समाजों को बराबर लेकर चले। क्या करे? सरकार है वो सभी समाजों को बराबर लेकर चलने का काम करे। चलिए अगले वाला पॉइंट है समानता व समावेशिता। समानता व समावेशिता क्या होती है? इक्विटी एंड इंक्लूजनेस। समाज के सभी सदस्यों, विशेषकर सबसे कमजोर और हाशिए में रहने वाले वर्गों को यह महसूस होना चाहिए कि मुख्य धारा का विकास में उनका भी हिस्सा है। क्या है? समाज में जो सभी सदस्य होते हैं, चाहे सबसे कमजोर व्यक्ति हो गए और चाहे सबसे गरीब, क्या हो गया, चाहे समाज का जो सबसे, चाहे कोई गरीब तबका हो गया, चाहे समाज का सबसे, चाहे कोई गरीब तबका हो गया, या आपके सामने जो एससी एसटी के, जो समाज में जो दलित वर्ग होता है, एससी एसटी के लोग रहते हैं, उन सभी लोगों के लिए सरकार को क्या है, एक्स्ट्रा नीतियों का निर्माण करना चाहिए। जो बीपीएल होते हैं, जिन लोगों के पास क्या, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीब लोग होते हैं, बीपीएल के लिए सरकार विशेष प्रकार की योजना लेकर आती है। तो इसीलिए समाज के जो कमजोर और जो हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए सरकार को स्पेशल सेवाएं भी चालू करनी चाहिए।
प्रभावशीलता और दक्षता। सुशासन का अर्थ होता है सरकारी प्रक्रिया न्यूनतम संसाधनों का उपयोग करके अधिकतम परिणाम दे। मतलब क्या होना चाहिए, प्रभावशाली भी। सरकारी तंत्र में जो लोग काम कर रहे हैं वो इस तरीके से काम करें भाई आपके सामने कि कम से कम चीजों का, कम से कम पैसों का, कम से कम संसाधनों का, संसाधन भाई पैसे नहीं होते हैं, संसाधनों का अर्थ लोग भी होते हैं। जैसे कोई भी काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत है ना, तो कोशिश की जाए भाई आपके सामने 7 लोग ना लगे, 5 लोग ही उस काम को कर सके। समझ में आ गया? क्यों? उसमें 2 लोगों का एक्स्ट्रा वेतन लग रहा है, उनका टाइम खराब हो रहा है, वो और कुछ कर सकते थे। इस प्रकार की चीजें नहीं हो, कम से कम आपके सामने समय में अधिक से अधिक परिणाम दे सके, इस प्रकार की प्रभावशालीता और दक्षता होनी भी चाहिए, जिससे क्या है, सतत विकास होता है, पर्यावरण का भी और लोगों का भी। अगले वाला पॉइंट है जवाबदेही। क्या है? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या कहती है? यह सुशासन की सबसे बड़ी शर्त होती है। सरकारी संस्थाएं नहीं बल्कि निजी क्षेत्र में भी नागरिक समाज एनजीओ को जनता के हितधारकों को जवाबदेही होनी चाहिए। मतलब सरकार है ना, कोई भी काम कर रही है ना, वो भाई आपके सामने क्या है, सरकार ने अगर कोई नीति लागू की, अगर वो जनता को पसंद नहीं आ रही है तो सरकार को उसको बदलाव भी करना चाहिए। समझ में आ गई? छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, वो अधिकारी पंचायती राज के विभाग के अधिकारी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, सरकार है ना उनको तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करे। समझ में? सड़क अच्छी नहीं बन रही है, ठेकेदार का ठेका वो रद्द किया जाए। तो इस प्रकार से जो आपके सामने क्या है, हितधारकों के प्रति जवाबदेही होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। निष्कर्ष, ये 8 विशेषताएं ऐसी पारदर्शी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाती हैं। कोई भी समाज है, कोई भी सरकारी तंत्र है, वो भ्रष्टाचार मुक्त कैसे होगा, उसको बनाने के लिए 8 विशेषताएं होनी जरूरी है। लोकतंत्र को सही मायने में काम करती है। जो जितनी भी जो 8 परिभाषाएं दी है, ये लोकतंत्र को सही तरीके से काम करती हैं और व्यक्ति का विकास करती हैं। क्या करती हैं? कोई भी व्यक्ति होता है उसका सही मायने में विकास करने का काम करती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए भाई, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो कर दो भाई। सब्सक्राइब कब करोगे बाद में आप, है ना? ये भाई आपकी थोड़ी सी कमी है भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो, लगभग % मेरे पढ़ाए हुए से भी आ जाते हैं, है ना? आपको फ्री में नोट दे रहा हूँ, फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, फ्री में क्लासेस ला रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, और आपको काम सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने का, आप करते नहीं हो।